Hello everyone, warm welcome to each one of you. Very good evening. Confirm if my voice is loud and clear. राधे राधे सभी को. थैंक यू. गेस्ट हेलो बोले हैं. क्या आप अपना नाम रीनेम कर सकते हो या फिर चैट बॉक्स में अपना नाम बता दो. मुकुंद. हाय मुकुंद. हाय मुकुंद. वेलकम एवरीवन. वेलकम. सो आज का सेशन बिगिन करते हैं हम. आज हम जो सीखेंगे सेशन 1 में वो बहुत इम्पोर्टेंट है. वहीं से हमारा बेस का सेटअप होना चालू होगा. जब तक उस बेस का सेटअप का कंप्लीट थियरी या साइकोलॉजी हमें नहीं समझता, तब तक नेक्स्ट स्टेप लेने में हम अपने जर्नी में मिस्टेक करते ही करते हैं. ठीक है. सो आपको मैं एक छोटा सा स्ट्रक्चर भी बताऊंगा कि आज का सेशंस कैसे होगा. तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ. इज माई स्क्रीन विजिबल? प्लीज कंफर्म. थैंक यू. सो आज का जो सेशन होगा वो बहुत इम्पोर्टेंट है. जैसे कि मैंने कहा, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहेगा. हम लोग स्टार्टिंग के 45 मिनट्स सेशंस के ऊपर कंप्लीट बात करेंगे. सेशन होगा. ठीक है. लास्ट 15 मिनट्स Q&A होगा. Q&A सेशन होंगे लास्ट 15 मिनट्स. ये सब से ये जो टाइमिंग है हम इसको फॉलो करेंगे. बिकॉज जब इसका कोई रिकॉर्डेड सेशंस देखेगा तो उसको बहुत लेंदी ना लगे आने वाले सेशंस. इसके लिए हम इसको इस तरीके से मेंटेन करेंगे और हम चीज़ों को बहुत स्मूथ चलाएंगे. कभी भी ये फोकस नहीं करेंगे कि हमको रश करना. बिकॉज माई मेन मोटिव इज़ टू टीच ईच वन ऑफ यू. आप लोग सीखे समझे और उसी के लिए आप लोग यहाँ पर हो. सो हम लोग आज क्या क्या सीखेंगे उसको चालू करने से पहले मैं आपको कुछ एक बेसिक चीज़ें बताना चाहता हूँ. अगर आप ये सेशन को अपने बिजी आवर में देख रहे हो लाइव, तो वो चीज़ आप फ्यूचर में अवॉइड कीजिए. आज का सेशन तो नॉर्मल है, स्टार्टिंग से हम उसको जब करेंगे. बट अगर आप कोई भी सेशन हैंड्स फोर्थ इसके बाद जब हम कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि आज से हमने कंटिन्यू कर दिया, हमारा मंडे टू फ्राइडे कंटिन्यूस लाइव सेशंस होगा. ठीक है. तो कोई भी सेशन अगर आप अपने बिजी आवर्स में देख रहे हो, सो प्लीज़ अवॉइड. नंबर 2, अगर आपको लाइव क्लासेस में कभी ऐसा लगे कि आपको नोट्स बनाना है, तो प्लीज़ वो मत करना. कभी आपके सामने बहुत से ऐसे टॉपिक्स आएंगे जो आपको बहुत यूनिक लगेंगे, बहुत कुछ लर्निंग मिलेगी, लेकिन आप लाइव क्लासेस में नोट्स उसको मत बनाना. जो भी नोट्स आपको बनाना है इस क्लासेस के रिकॉर्डिंग्स को देख कर आप इसको नोट्स बनाना. आपके माइंड में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उस सारे के सारे क्वेश्चंस आप लास्ट के 15 मिनट्स में पूछा. शायद वो सारे क्वेश्चंस आपके स्टार्टिंग के 45 मिनट्स के सेशन में कंप्लीट हो जाए और लास्ट तक कुछ से कुछ क्वेश्चन ही ना बचे. फिर भी अगर कोई क्वेश्चन बचता है तो आपके क्वेश्चन हम लेंगे. मैं क्लासेस में आपको इस तरीके से कंसिडर कर रहा हूँ कि आप सब एक
फ्रेश नॉर्मल स्टूडेंट्स हो मेरे सामने। सो आपको मैं उसी तरीके से नॉलेज देने की कोशिश करूंगा। हम एकदम ज़ीरो से एडवांस सीखेंगे। हम एक ऐसी स्ट्रेटेजीज और ऐसे साइकोलॉजी और टेक्निकल स्किल्स को डेवलप करेंगे जिसके लिए आज हम यहाँ पे हैं। सो आप सबको मैं कंप्लीटली फ्रेश समझूंगा और ये कंसीडर करूंगा, अज्यूम करूंगा कि आपको स्टॉक मार्केट का आज के दिन से हमारा सेशन कंप्लीट होने तक कुछ नॉलेज नहीं है। सो एकदम फ्रेश आइडिया से आप भी उसी तरीके से अपने माइंड को एम्प्टी कर लो और एकदम फ्रेश नॉलेज को आप एक्सेप्ट करो। जो भी होमवर्क हम क्लास में देंगे वो सारे होमवर्क आपको डेली बेसिस पे करना होगा। बिकॉज अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस नहीं करते, तो उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। अगर आज आप यहाँ पे जुड़े हो तो कहीं ना कहीं आपने उस टाइम को दिया है, मतलब आपको सीखना है। तो अगर वो चाह है तो आप सीखोगे। प्रैक्टिकल लर्निंग और उसका प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। सबसे इम्पोर्टेंट बात अगर आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको लाइव क्लासेस में किसी कारणवश आप किसी दिन नहीं अटेंड कर पाए, जैसे आज सेशन 1 है, कल सेशन 2 होगा, सो आप अगर नेक्स्ट सेशन को लाइव अटेंड करना चाहते हो तो आप तब तक उसको मत अटेंड करना जब तक आप पिछले जितने भी आपके सेशंस मिस हुए हैं वो सारे सेशंस के रिकॉर्डिंग देख लेना, उस सारे सेशंस के होमवर्क और उस सारे सेशंस के प्रैक्टिस कंप्लीटली कर लेना। अगर आप लाइव में ज्वाइन करते हो तो आपको सारी चीज़ें बाउंसर जाएंगी। स्टार्टिंग में आपको इनिशियल सब कुछ इजी लगेगा, बट आपको धीरे धीरे स्टेज हमारे कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर रहेगा बेसिकली इस तरीके से। हम आज मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ें जो मैंने आपको बताया, और आज हम क्या सीखेंगे, हमारा कंटेंट क्या होगा। कंटेंट ऑफ टुडे, कंटेंट ऑफ टुडे सेशन। आज हम सीखेंगे बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। सो बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट के में बहुत सी चीज़ें होगी जो मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद हम जानेंगे कि कुछ हिस्ट्री ऑफ स्टॉक मार्केट क्या है। क्योंकि अगर हम हिस्ट्री हमें पता होगा तो हम तो थोड़ा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। वाई स्टॉक मार्केट इज कॉल्ड एज इनएफिशिएंट मार्केट। स्टॉक मार्केट को इनएफिशिएंट क्यों बोलते हैं? वाई डू मेजोरिटी ऑफ पीपल फेल इन स्टॉक मार्केट? लास्ट वाला सबसे और इंटरेस्टिंग होगा। अनटोल्ड ट्रूथ अबाउट टेक्निकल एनालिसिस। डिफरेंस बिटवीन टेक्निकल एनालिसिस वर्सेस फंडामेंटल एनालिसिस। इन सबसे पहले आपको एक चीज़ करनी होगी आज के सेशन के बाद, वो ये कि
आपको अपने लिए गोल सेटिंग करनी होगी। ये सेशन जैसे ही खत्म हो जाता है तो आपको गोल सेटिंग करना है। आपने जो भी गोल देखा है, जो भी ड्रीम देखा है, वो सारे चीज़ को आपको इसमें मेंशन करना है। आपका छोटे से छोटा गोल हो सकता है, बड़ा गोल हो सकता है, जो भी हो सकता है, जो भी आपने फील किया है वो सारा आप इसमें मेंशन कर सकते हो। सारे गोल को एकदम परफेक्टली लिखना कि वाई यू वांट टू जॉइन स्टॉक मार्केट, और आपके को कौन सा चीज़ कब चाहिए, कितने टाइम में चाहिए, कैसे आप उसको अचीव करोगे, कैसे आपको करना है। जैसे कि एग्जांपल, अगर आपको कार लेना है, कौन सी कार लेनी है, कहाँ से लेनी है, कब लेनी है, कितने तक का बजट है हमारा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और भी मल्टीपल गोल्स होंगे। अगर हमको टाइम परमिट करता है आज के सेशन में, तो हम कैंडल फॉर्मेशन समझेंगे, प्लस चार्टिंग सॉफ्टवेयर कि अपने को एनालिसिस करना किसमें, वो समझेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते बेसिक से कि बेसिक क्या होता है। सो आपको ये पता है कि स्टॉक मार्केट में मोस्टली हाईली ट्रेडेड डेरिवेटिव इंडेक्स कौन सा है? मैं ग्लोबली की बात कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है सबसे हाईली ट्रेडेड डेरिवेटिव इंडेक्स कौन सा है? गोल्ड। ओके राकेश। फॉरेक्स। ओके। ठीक है, सो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ये चीज़, ओके, फ्यूचर्स, ओके, कमोडिटी, नाइस। चलो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। ये इसका आंसर करने के पहले इसका आंसर हम समझेंगे। आपको एक चीज़ ज़रूर समझना चाहिए कि स्टॉक मार्केट में दो चीज़ होती है। ठीक है, नंबर वन, स्टॉक मार्केट के दो इंडेक्स है अपने इंडियन स्टॉक मार्केट में। वन इज एनएससी, अनदर वन इज बीएससी। सो जो हमारा एनएससी है, उसको आप सबको पता है कि उसको क्या बोलते हैं। वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, इधर क्यों नहीं आ रहा है? सो ये हमारे एक्सचेंज है। ठीक है, एनएससी एंड बीएससी इंडियन स्टॉक मार्केट के। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये व्यू समझ लिया। ये व्यू के पहले आपको मैं और एक चीज़ बताता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट। वो ये है कि स्टॉक मार्केट इन्वेंट क्यों हुआ, इसकी डेवलपमेंट क्यों हुई, और ये चीज़ ज़रूरत क्यों हुई कि स्टॉक मार्केट जैसा कोई चीज़ बनना चाहिए। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि मान लो आप एक बिजनेसमैन हो, आपने कंपनी ओपन की है,
वो ऑर्गेनाइजेशन को आप चला रहे हो, अब वो ऑर्गेनाइजेशन को आपको एक्सपांड करना है, बिजनेस को एक्सपांड करना है। कोई आप छोटे से छोटा भी मान लो, अगर आपने कोई फास्ट फूड का शॉप ओपन किया हो या कोई भी स्मॉल स्केल बिजनेस में भी हो, जब वो स्मॉल स्केल को आपको लार्ज लेके जाना है, आपको उसको बड़ा करना है, तो आपको एडिशनल फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। आपको जो लोन्स मिलेंगे उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना रहेगा। अगर आप बैंक्स में जाते हो, तो जब आपको लोन्स मिलेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और मतलब वो आपके लिए कंपनी के एक्सपांशन के लिए स्टार्टिंग में लोन लेना एक स्ट्रगल होता है। और आपके बहुत से वैल्यूएशंस कंपनी चेक करती है, उसके बेसिस पे आपको लोन प्रोवाइड करती है। तो जो चीज़ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, उसके लिए एक स्टॉक मार्केट डेवलप किया गया है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन को कोई फंड रेस करना है अपने फ्यूचर ग्रोथ के लिए, तो वो आम जनता, कॉमन पीपल से फंड ले सकते हैं, और उससे जो भी प्रॉफिट होता है वो आम जनता कमाएगी, और उस फंड से जो भी प्रॉफिट होता है वो अपने बिजनेस को ग्रोथ में लगाएंगे। ये चीज कहाँ हो सकता है? इसके लिए स्टॉक मार्केट का डेवलप हुआ कि भाई एक जगह हम लोग, स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहां पे हम लोग बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे सिक्योरिटीज की बाइंग सेलिंग होती है। सो स्टॉक मार्केट का डेवलपमेंट यहाँ पे हुआ कि यहाँ पे जो भी फंड मिलेगा उसके ऊपर अपने को इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा, जिसके कारण स्टॉक मार्केट का डेवलपमेंट हुआ। अब ये स्टॉक मार्केट तो डेवलप हो गया, बट ये स्टॉक मार्केट को मैनेज कैसे करेंगे, चलाएंगे कैसे? सो उसके लिए आता है इंडेक्स। क्योंकि जैसे मैं एनएससी की बात करूँ करंटली, मोर देन मतलब टॉप 50 कंपनीज जो है ना वो एनएससीज में होती है, और टॉप 30 कंपनीज जो होती है वो बीएससी में होती है। सो ये बेसिक ये है, मीनिंग है दोनों के एक्सचेंज में। तो इसको इंडेक्स का जरूरत क्यों हुआ? ठीक है, तो वो चीज़ समझ लेते हैं। लेकिन आपको इसका क्वेश्चन का आंसर मैं देता हूँ कि हाईली ट्रेडेड डेरिवेटिव इंडेक्स कौन सा है, जिसको एनएससी के जो इंडेक्स है उसका नाम है निफ्टी 50। और अभी तो आप लोग को पता है कि ये अभी दो इंडेक्स जो चलने वाले हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, वो निफ्टी 50 और सेंसेक्स ही चलेंगे। वीकली सब बंद हो जा रहे हैं। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का है सेंसेक्स। सो ये जो डेरिवेटिव्स है, स्टॉक मार्केट का मोस्टली हाईली ट्रेडेड डेरिवेटिव इंडेक्स ग्लोबली इज निफ्टी 50। निफ्टी 50 एक ऐसा इंडेक्स है जो पूरे वर्ल्ड डेरिवेटिव मार्केट में सबसे ज्यादा ट्रेड करता है। ठीक है, सो स्टॉक मार्केट का आपको बेसिक, और इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको और किधर भी मिल जाएगा। ये बेसिक जो इन्फॉर्मेशन था, जो आपको बहुत ज़रूरी जानना चाहिए था, वो मैंने आपको बताया। अभी समझ लो इंडेक्स बन गया। अभी इंडेक्स को यूज़ क्यों करते हैं और कौन करता है? अभी इंडेक्स को ना डेली ट्रैकिंग के लिए यूज़ करते हैं। डेली ट्रैक करते हैं निफ्टी 50 को। आपने देखा रहेगा कि मार्केट यहाँ जाएगी, आज मार्केट में ये होगा वो होगा। तो वो डेली ट्रैकिंग करते हैं कि ये चेक करने के लिए कि मार्केट का बिहेवियर क्या है। ठीक है, मार्केट का बिहेवियर क्या है। सेकंड, कंट्री वर्सेस वर्ल्ड वाइड जो भी इंडेक्स है उसके रिटर्न्स कैसे हैं। यानी कि जो अपने इंडिया का कंट्री जो निफ्टी 50 है, उसका जो रिटर्न आता है कंपेयर टू ग्लोबल मार्केट के रिटर्न्स के हिसाब से कितना है। सो इसको बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जस्ट ट्रैक करते हैं कि इकोनॉमी डेवलपिंग है या इकोनॉमिक ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। सो मैं आपको हर एक चीज़ वो बताना चाहता हूँ कि जो आपको मतलब कभी ना कभी उसका काम आएगा, लेकिन आपको जानना ज़रूरी है। प्लस म्यूचुअल फंड वाले ट्रैक करते हैं। म्यूचुअल फंड वाले ट्रैक करते हैं कि जो उनका रिटर्न है वो इंडेक्स के रिटर्न से ज़्यादा है कि नहीं। आपने ये वर्ड ज़रूर सुना रहेगा कि बॉस, आवर म्यूचुअल फंड बीट द बेंचमार्क इंडेक्स रिटर्न।
तो ये वो लोग इस तरीके से कंपेयर करते हैं कि देयर म्यूचुअल फंड, जो फंड मैनेजर मैनेज करता है वो अच्छे से करता है कि नहीं करता है, ग्रोथ रिटर्न दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है। उसके लिए म्यूचुअल फंड ये इंडेक्स है, तो कंपेयर करते हैं म्यूचुअल फंड वाले। ठीक है। प्लस आपको और एक चीज बताता हूँ, जो निफ्टी फिफ्टी टॉप 50 कंपनीज है, इट इज नॉट कंपलसरी कि वो हमेशा टॉप 50 कंपनीज रहेगी, वही टॉप 50 कंपनीज उसमें रहेंगी। 1997 में निफ्टी में जब बहुत से टॉप 50 कंपनीज थी, जैसे कि एबीबी कैपिटल, रिलायंस कैपिटल, पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, कम्युनिकेशन, रैनबैक्सी, आइडिया, जेपी एसोसिएट, वेदांता, ये सारे जो कंपनीज है उस टाइम पे निफ्टी फिफ्टी के टॉप 50 में थे। बट आज देखो वो टॉप 50 में नहीं है। तो रैंकिंग और मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे ये सारे कंपनीज एक इंडेक्स के टॉप वाले क्राइटेरिया में फिल करते हैं। उतना डिटेलिंग में हम जाएंगे नहीं कि कैसा होता है, लेकिन ये आपको बेसिक जानना जरूरी है। ठीक है। मार्केट कैप क्या होता है, क्या होता है, वो सब वो आप गूगल भी कर सकते हो, आपको उधर से समझ में आएगा। हमने ये समझा कि स्टॉक मार्केट एग्जिस्ट क्यों करता है और वो मैनेज कैसे होता है। वो दो तरीके से मैनेज होता है, उसके लिए इंडेक्स डेवलप किया है। एनएससी में टॉप 50 कंपनीज है, बीएससी में बीएससी का जो एक्सचेंज है उसमें टॉप 30 कंपनीज लिस्टेड है। अब टोटल एनएससीज में टोटल 3000 5000 कंपनी लिस्टेड है, बीएससी में 3000 कंपनी लिस्टेड है। सो आपको नंबर ऑफ स्टॉक्स तो बहुत मिल होंगे। ठीक है। तो अभी मैंने आपको एक छोटा सा चीज बोला कि नंबर ऑफ स्टॉक्स। सो आपको पता है स्टॉक्स वर्सेस शेयर्स का डिफरेंस क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक वर्सेस शेयर? स्टॉक किसको बोलते हैं, शेयर किसको बोलते हैं? चलो ठीक है। आपको एक फॉर्मूला आज बताऊंगा जो आपको अब तक नहीं पता था, शायद आपने सुना भी नहीं होगा। कैसे सुन सकते हो, अब भी डेवलप हुआ है वो। स्टॉक जो है ना, उसका आप कंपनी पकड़ो। शेयर जो है ना, उसको आप यूनिट पकड़ो। ये समझ गए ना, तो आपका फंडा क्लियर है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे। स्टॉक यानी कि कंपनी। अगर हम कोई आपसे पूछता है कि आपके पोर्टफोलियो में कितना स्टॉक है, तो आप बोलोगे कि मेरे आप जितने होल्डिंग्स, उसके ब्रैकेट में लिखा रहता है जीरो था कि होल्डिंग्स में जितने भी स्टॉक्स आप देते थे, 10 या 12 15 जो भी है, 40 45 जितने भी, तो ये होल्डिंग्स होते हैं, वो स्टॉक्स होते हैं जो आप होल्ड करते हो, कंपनी को होल्ड करते हो। ठीक है। और शेयर्स जो होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने रिलायंस का 100 शेयर्स बाय किया, तो इसका मतलब आपके पास वन स्टॉक है और 100 शेयर्स है उसके। स्टॉक मतलब ओनरशिप इन अ कंपनी, शेयर्स मतलब ओनरशिप जो आपको मिला है इन फॉर्म ऑफ शेयर्स स्लैश यूनिट्स। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। आपने बहुत जगह पढ़े होगा कि कैसा कैसा डिफरेंस होता है, दिस इज द बेसिक डिफरेंस। दिस इज व्हाट द स्टॉक वर्सेस शेयर का बेसिक डिफरेंस। ठीक है। आपने जो अपना मार्केट है उसको एक चीज जरूर समझना, और उसको समझने के पहले एक चीज जरूर समझना। ये मैं आपके सामने एक डायग्राम ट्राई कर रहा हूँ, छोटा सा। ये मैंने आपके सामने
बिल्डिंग ड्रॉ किया, बिल्डिंग ABC। ये जो बिल्डिंग है ना, जब ये बिल्डिंग बनना, तो सबसे पहले क्या बना? सबसे पहले इसका बेस बना, फाउंडेशन बना। सो ये जब बना ना, इसके बाद सारी चीज़ें बनी इसके ऊपर। सबसे इम्पोर्टेंट फाउंडेशन बना इसका। बहुत ज़्यादा मेहनत, टाइम, इन्वेस्टमेंट ये फाउंडेशन में लगा। सेकंड एग्जांपल, आप जब एज अ फ्रेशर कोई भी कंपनी ज्वाइन करते हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपको क्या कहते हैं? वहाँ पे आप याद करो कि जब एज अ फ्रेशर कहते हैं, तो वहाँ पे बोलते हैं कि आप बॉडी ट्रेनिंग ले लो, कंपनी का कल्चर समझ लो। लेकिन क्या डे वन में सब कुछ समझ में आता है? इसमें भी आपको 2-3 मंथ्स लग जाता है। फिर आपका होता है रिव्यू, फिर आप बना, फिर उसके ऊपर रिपोर्ट, फिर आप करते हो प्रेजेंट, ठीक है। उसके बाद आपका प्रोबेशन रिव्यू होता है, फिर आप कंफर्म होते हो, फिर आपको सैलरी बढ़ाना होता है, उसके लिए आप करते हो अप्रेजल, इंटरव्यू। ये एक प्रोसेस होता है। लेकिन आपने स्टार्टिंग कहाँ से की? ये बेस से की। सो आपको बेस जानना बहुत जरूरी है। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस होना है। तो अभी तक जो मैंने आपको छोटा डिफरेंस बताया, वो सारा बेसिक नॉलेज आपको जाना चाहिए, ठीक है। अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मतलब जो स्टॉक्स जो होते हैं या जो शेयर्स जो होते हैं, उसको कैसे देखा जाता है, या उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो मैं आपके सामने एक स्क्रीन, ठीक है। सो हम लोग अभी ना यहाँ पे देखेंगे कैंडल फॉर्मेशन। देखो ये बेसिक हम लोग बता रहे हैं, यहाँ से आपका टेक्निकल स्किल चालू होगा। अब तक जो मैंने बोला आपको, वो शायद चीज़ें शायद पता थी, लेकिन वो कुछ चीज़ें आपको नया एडवांस हुई। अब यहाँ से भी आपको बहुत चीज़ें ऐसा आपने सुना होगा, देखा होगा, यूट्यूब पे वीडियोस देखे होंगे, लेकिन जो मैं यहाँ से पढ़ाने वाला हूँ, अगर इसके आपने एक छोटे से भी बेस पॉइंट मिस किए, तो आपको आने वाले सेशंस नहीं समझेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से समझना बहुत ज़रूरी क्यों है। कैंडल का पूरा फॉर्मेशन हम समझते हैं, ठीक है। हम लोग ये समझेंगे कि ये आपको कैंडल फॉर्मेशन कहाँ पर दिखेगा। ये आपको कैंडल फॉर्मेशन आपको दिखेगा चार्ट्स पे। वो चार्ट्स कहाँ पे दिखेंगे? वो चार्ट्स दिखेंगे सॉफ्टवेयर में। तो उसके बारे में भी अगर टाइम परमिट होता है, तो हम उसके बारे में बात करें। एक एक कैंडल मार्केट में कैसे बनती है, चाहे वो कोई भी टाइम फ्रेम की हो, उसे कैसे रीड किया जा सकता है, रेड कैंडल क्या होता है, ग्रीन कैंडल क्या होता है, वो सारा चीज़ हम समझेंगे। कैंडल के कंप्लीट फॉर्मेशन को समझेंगे कि वो कैंडल डेवलप होता कैसा है, बनता कैसे है। वो पूरी चीज़ को हम क्लियर करेंगे। एक कैंडल कैसा दिखता है, ग्रीन कैंडल क्या होता है, और समझ लो कि अगर आप ग्रीन कैंडल दिख रहा है तो उसका मतलब क्या होता है। अगर आपके सामने रेड कैंडल दिख रहा है तो उसका मीनिंग क्या होता है। तो मैं आपके सामने ना एक कैंडल ड्रॉ करता हूँ। तो ग्रीन कैंडल बन गई।
ये रेड कैंडल बनती है। तो ये इस तरीके से कुछ कैंडल्स आप चार्ट पे देखते हो। तो इस कैंडल का मतलब क्या होता है, ग्रीन कैंडल का मीनिंग क्या है, रेड कैंडल का मीनिंग क्या है। सो ग्रीन कैंडल क्या दर्शाता है हमें, पहले बात तो ये कैंडल हो गया। अब ये कैंडल को रीड कैसे करते हैं वो समझते हैं। फिर ये समझेंगे कि ग्रीन कैंडल का मीनिंग क्या होता है, रेड कैंडल का मीनिंग क्या होता है। एक जो टेक्निकल एनालिस्ट होता है, जो एक्सपर्ट होता है, जो प्रोफेशनल ट्रेडर होता है, उसके पूरे लाइफ में इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता। उसको ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि ग्रीन कैंडल क्या होता है, रेड कैंडल क्या होती है। जब तक वो ग्रीन कैंडल का डीप मीनिंग नहीं समझता, रेड कैंडल का डीप मीनिंग नहीं समझता, उसको कुछ चीज़ें नहीं समझेगी आगे चल के। आपको इसका मीनिंग बहुत सिंपल लगेगा, बहुत सिंपल समझ में आएगा, लेकिन समझना और उसको समझ के एग्जीक्यूट करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ग्रीन कैंडल का ना मैं मतलब समझाता हूँ कि ग्रीन कैंडल क्या होता है। लेकिन आपके सामने ये जो कैंडल है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न। इसको हम बोलते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न। आपको चार्ट्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न्स दिखेंगे। कोई लाइन चार्ट यूज करता है, आपको रेक्सोन चार्ट भी दिखेंगे, आपको हिंकेशी चार्ट के टाइप्स दिखेंगे। ठीक है। सो हम ये लाइन चार्ट, रेक्शन, हिंकेशी ये सब क्यों यूज नहीं करते, और हम कैंडल स्टिक पैटर्न को ही क्यों यूज करते हैं, ये चीज को समझने के लिए हम आपको नेक्स्ट चीज बता रहे हैं कि लाइन चार्ट और बाकी के जो भी चार्ट्स है उसमें हम एनालिसिस क्यों हमारी परफेक्शन नहीं आ सकती, उसमें क्या चीज़ मिसिंग है, और ये कैंडल स्टिक में ऐसा क्या है जो हर कोई इसी को यूज़ करता है। आज तक आपको ये चीज़ भी किसी ने नहीं बताया रहेगा। लेकिन जब तक आपको ये बेसिक चीज़ नहीं समझेगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये कैंडल स्टिक पैटर्न। सो ये जो आपको ग्रीन कलर की और रेड कलर की मोटे मोटे तगड़े तगड़े लोग दिख रहे हैं ना, उसको बोलते हैं बॉडी। ग्रीन जो पूरा पोर्शन है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा पोर्शन, यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन को बॉडी बोलते हैं। रेड में यहाँ से यहाँ तक के पोर्शन को बॉडी बोलते हैं। ठीक है। जो अपर वीक है, जो अपर आपको दिख रहा है, इसको दो चीज बोलते हैं, इसको वीक भी बोलते हैं, कोई शेडो भी बोलते हैं। ठीक है। इसके सामने अपर लगा दो क्योंकि ये ऊपर की तरफ बना हुआ है। देख सकते हैं ना। अपर वीक, ये शेडो। नीचे वाले को लोअर वीक, ये शेडो बोलते हैं। आपने चार्ट्स में ये देखा रहेगा कि ये प्राइसिंग में ऐसे जो मैंने टॉप में दिखा ना, ऐसे विक्स बनते क्यों है, ठीक है, आपने देखे रहेंगे। तो ये बनते क्यों है वो भी हम लोग समझते हैं। ये आपको लोअर भी मिल जाएगा। अब जो ग्रीन कैंडल होता है, पहले बात वो क्यों होता है, ग्रीन कैंडल इसलिए होता है कि जब भी अगर मार्केट में बाइंग आती है तो वो ग्रीन कैंडल बनती है। सर ये तो हमें पता है, नया क्या है।
नया ये है कि ग्रीन कैंडल का बनने का फॉर्मूला और रेड कैंडल के बनने का फॉर्मूला मैं आपको देता हूँ यहाँ पर। ग्रीन कैंडल इक्वल टू क्लोजिंग प्राइस माइनस ओपनिंग प्राइस। पॉजिटिव आता है डिफरेंस तो वो ग्रीन कैंडल होता है। मैं समझाता हूँ कैसे। रेड कैंडल सेम चीज, क्लोजिंग प्राइस माइनस ओपनिंग प्राइस, अगर वो नेगेटिव डिफरेंस होता है तो रेड कैंडल होता है। सर इसका मतलब अब ग्रीन कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस कहाँ होती है, रेड कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग का दोनों कैंडल सेम दिख रहे हैं, सिर्फ दोनों का कलर अलग है। ग्रीन कैंडल जैसे कि मैंने बोला, इसका मतलब बायर इज मोर देन सेलर। रेड कैंडल का मतलब सेलर इज मोर देन बायर। आपको चार्ट्स पे बड़े बड़े कैंडल्स दिखेंगे, छोटे कैंडल्स दिखेंगे, स्मॉल बिग वेरी स्मॉल, ऐसा आपको कैंडल्स दिखेंगे। लेकिन उसको रीड कैसे करते हैं? सो कैंडल की ओपनिंग प्राइस क्या होती है, क्लोजिंग प्राइस क्या होती है ग्रीन कैंडल की। सो ग्रीन कैंडल की ओपन प्राइस ये है, क्लोजिंग प्राइस ये है, हाई ये है, लो ये है। कभी भी ग्रीन कैंडल जब बनती है उसकी ओपनिंग प्राइस नीचे से चालू होती है, ये उसकी क्लोजिंग प्राइस होती है, ये हाई होता है और यहाँ पे लो होता है। ठीक है। सो इसको एग्जांपल से समझता हूँ। कोई स्टॉक चालू हुआ 100 पे, उसने हाई लगाया 150 का, और फिर उस वो नीचे आता है और उस लो लगाता है 30 रुपीज़ का, और क्लोजिंग देता है 120 पे। सो इसका मतलब क्या हुआ, ये फार्मूला के अकॉर्डिंग। सो ग्रीन कैंडल का फार्मूला है क्लोजिंग प्राइस माइनस ओपनिंग प्राइस। क्लोजिंग प्राइस ग्रीन कैंडल कितनी है इसमें, 120। ओपनिंग प्राइस कितनी है, 100। कितना आ रहा है, 20। 20 पॉइंट्स का क्या आ रहा है, पॉजिटिव डिफरेंस आ रहा है। अगर पॉजिटिव डिफरेंस आ रहा है सो वो ग्रीन कैंडल। उसका मतलब बायर इज मोर देन सेलर। तो बायर सेलर क्या होते हैं वो आपको आगे समझ में आएगा कि बायर कौन होता है, सेलर कौन होता है, कैसे होता है। और पहले हम कैंडल को समझते हैं कि जब वो कैंडल को दिखे चार्ट में तो उसका एक मीनिंग समझ में आए कि बॉस वो कैंडल को देख के समझना क्या है। इस कैंडल को देख के ये समझना है कि ये ओपन होता है, ये क्लोज होता है, ये हाई है, ये लो है, ये बॉडी है। मतलब इस पूरे ट्रांजेक्शन में प्राइस 100 रुपीज़ पे चालू होती है, 110, 115, 1, 11, 12 जो भी है, सारे प्राइस पॉइंट को फुलफिल करती है। फिर 120 होता है, 150 तक जाती है, बट फिर से प्राइस नीचे आती है और एकदम डाउन साइड आती है और यहाँ से 80 तक का लो लगाती है। फिर प्राइस जाती है फाइनली क्लोजिंग 120 पे देती है। अब ये केस में ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ओपन होते प्राइस डायरेक्ट हाई लगाए। ये केस में ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस ओपन हुआ 100 पे, प्राइस ने लो लगाया 80 का, फिर प्राइस गया 150 पे, फिर प्राइस ने 120 पे आके क्लोजिंग दिया। ये भी हो सकता है। सो अगर वो डिफरेंस पॉजिटिव है तो वो रेड कैंडल है। अगर डिफरेंस नेगेटिव है, जो कि रेड कैंडल केस में सेम नंबर को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन इसकी ओपनिंग क्लोजिंग अलग होती है। अब रेड कैंडल जो ओपन होता है वो यहाँ से होता है, ठीक है, और क्लोज जो होता है डाउन साइड करता है। तो रेड कैंडल की ये ओपनिंग प्राइस है, ये क्लोजिंग प्राइस है।
दिस इज क्लोजिंग प्राइस ऑफ दैट कैंडल। अगेन हाई और लो कैंडल में सेम ही रहते हैं। दिस इज हाई ऑफ द कैंडल, दिस इज लो ऑफ द कैंडल। सो इसमें प्राइस ओपन होती है 120, क्लोज होती है 100। क्लोजिंग प्राइस माइनस ओपनिंग प्राइस होगा। क्लोजिंग है 100, ओपन हुआ है 120, नेगेटिव अपने को मिला है -20, यानी कि नेगेटिव डिफरेंस, यानी कि रेड कैंडल। व्हाट डज दिस मीन? सेलर इज मोर देन बायर। एक चीज समझ में आ गया कि सेलर इज मोर देन। रेड कैंडल क्या होता है, ग्रीन कैंडल क्या होता है, यहाँ तक अपने को क्लियर है? चैट बॉक्स में कंफर्म कर दो क्लियर है यहाँ तक। तो सेशन स्मूथ जा रहा है तो रेड कैंडल ग्रीन कैंडल, क्योंकि ये सब बेस है। इसके बाद से आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा और काफ़ी तगड़ा होगा। आपको ऐसे सेशंस और ऐसा क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करूंगा ना, आपको कहीं भी किधर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको सच में कहीं भी कोई भी कोर्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपको यहाँ से सीखने को काफ़ी कुछ मिल जाएगा, बहुत चीज़ सीख जाओगे। थैंक यू राकेश फॉर कंफर्मिंग। अभी आपके मन में एक सवाल आता रहेगा कि सर हर एक कैंडल जो है वो हर एक कैंडल में ओपन लो बनेगा ही क्या? मतलब ओपन और क्लोज तो बनेगा ही, बट हाई और लो बनेगा क्या? नॉट नेसेसरी। हर एक कैंडल में हाई लो नहीं बनता। अभी जरूरी नहीं है कि आपको हर एक कैंडल में हाई प्रेस और लो प्रेस आपको देखेगा, आपको आगे आगे वो समझ में आएगा। ग्रीन कैंडल बाइंग से फॉर्म होती है, रेड कैंडल सेलिंग से फॉर्म होती है। यानी कि फॉर्म होती है मतलब बनता है, यानी कि वो प्राइस पे कहीं ना कहीं बायर और सेलर के बीच में ट्रांजैक्शन क्लोज होता है, तब जाके वो प्राइस रिफ्लेक्ट होता है चार्ट के ऊपर, जिसके कारण ये चीजें बन रही है। आप उस देखो, ये जो बेसिक है ना, ये जो मैंने सिंप्लिसिटी में बोला है, यही आपको एनालिस्ट में 2 स्टेप आगे कर देगी। क्योंकि आपके सामने जब आप एनालिसिस करोगे ना, ये आपके बैक स्टोरी माइंड चलेगा ना कि बॉस ये कैंडल में ये पर्टिकुलर बायर थे, ये यहाँ तक गए तो यहाँ पे सेलर था, सेलर ने ऐसा किया, बायर ने ऐसा किया। फिर आप ना एक स्टोरी टाइप में समझ जाओगे कि वो बायर ने ये किया है, सेलर ने ये किया है, फिर चार्ट में ये हुआ है तो आपको ये दिखा है। तो धीरे धीरे जब हम सेशंस को खत्म करेंगे, हम जब प्रो लेवल तक पहुंचेंगे, तो एनालिसिस कैसे करना है, कैसे समझना है, वो चीजें आपको ना ये बेस से समझेगा। ये अगर बेस आपने स्किप कर दिया ना, तो आपको ना वो चीजें एज अ नॉलेज लगेगी, बट उसको आप दिल से समझ नहीं पाओगे। आप अपने लाइफ में ये चीज नॉलेज लेके भी स्ट्रगल करते ही रहोगे। सो इसके लिए आपको मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये बेस को समझो। सिर्फ ये ओपन हाई लो क्लोज को मत समझो, इसका मीनिंग समझो कि यहाँ पे ओपन हो रहा है मतलब यहाँ पे बायर ने प्राइस को ओपन किया है। अगर प्राइस नीचे जा रहा है तो यहाँ पे सेलर ने प्राइस को नीचे लेके आया, और फिर प्राइस यहां से जब ऊपर जाती है तो यानी कि ये पर्टिकुलर स्टॉक को इतने बायर्स ये प्राइस पे खरीदने के लिए रेडी है, और उसके सामने सेलर्स भी उसको बेचने के लिए रेडी है, तब जाके ट्रांजेक्शन को क्लोज हो रहा है। समझ रहे आप बात को? तब उसमें जो भी डिफरेंस होता है, पॉजिटिव होता है या नेगेटिव डिफरेंस होता है, उससे रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर प्राइस में हाई और लो नहीं होता है तो क्या होता है? आपको कैंडल ना ऐसे भी दिख सकती है, इस तरीके से, जैसे ग्रीन कैंडल, ठीक है, जिसमें प्राइस ओपन हुआ और प्राइस ने हाई तो लगाया और लेकिन लो नहीं लगाया। सेम आपको रेड कैंडल में भी दिख सकता है।
ओपन हुआ, प्राइस ने हाई नहीं लगाया, ठीक है, लेकिन प्राइस ने लो लगा दिया। अब एक इसमें क्या हुआ कि इधर इंडिकेशन ये हुआ कि ग्रीन की ओपनिंग यहाँ पे हो गई, यहाँ पे हाई हो गया, यहाँ पे क्लोजिंग हो गई। इसमें क्या हो गई, यहाँ पे ओपनिंग हो गई, यहाँ पे लो हो गया, यहाँ पे क्लोजिंग हो गई। अब इससे क्या समझता है, अब इससे ये समझता है कि प्राइस में बायर ने जब भी कोई स्टॉक को ओपन किया तो वो स्टॉक में इतना पॉजिटिविटी था कि प्राइस ने लो लगाया ही नहीं, ये लो लगाया ही नहीं। यहाँ से बायर जब ने प्राइस को स्टार्ट किया तो इस स्टॉक को उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, चाहे जो भी टाइम फ्रेम हो, डेली हो, 5 मिनट हो, 15 मिनट्स हो, 125 मिनट्स हो, 1 आवर हो, 2 आवर हो, वॉट एवर टाइम फ्रेम, वो टाइम फ्रेम में पर्टिकुलर इस बायर को अपने ओपन के नीचे सेलर नहीं मिले, तो विच इंडिकेट्स की बाइंग स्ट्रांग है और प्राइस में अच्छी खासी क्लोजिंग भी आई है। प्राइस हाई गया लेकिन वहां से कुछ सेलर्स आए जिसने प्राइस को नीचे लाके क्लोज किया। सो आप इस तरीके से चार्ट्स को स्टडी करोगे। अब तक तो आपको कैंडल समझा था ना, अब आप चार्ट्स को कैसे समझोगे वो समझना बहुत जरूरी। तो एक जो आपके स्किल्स को एनहांस करना होता है कि समझना होता है कि रियल ट्रांजैक्शन को रियलिटी समझना, वो इस तरीके से आप धीरे धीरे आगे सेशंस में समझोगे। अभी तो ये इनिशियल से आपको मैं बता रहा हूँ। चलो और एक इम्पोर्टेंट चीज के बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस, की डिफरेंस बिटवीन टेक्निकल वर्सेस फंडामेंटल एनालिसिस। फिर आपको मैं लास्ट में अनटोल्ड ट्रूथ अबाउट टेक्निकल एनालिसिस बताऊंगा। और आज शायद अपने को टाइम परमिट नहीं करेगा, तो हम कल के सेशन में सॉफ्टवेयर को कैसे यूज कर सकते हैं, चार्ट में कैसे देखते हैं, रेड कैंडल क्या होता है, ग्रीन कैंडल कैसा होता है, उसको देखेंगे। लेकिन आज भी मैं आपको चार्ट में दिखाता हूँ कि रेड कैंडल ग्रीन कैंडल क्या होता है। अब देखो पीवीआर का चार्ट है, ये डेली का टाइम फ्रेम है। अब यहाँ पे रेड कैंडल है, यानी कि ये क्या हो गई, जो मैंने मार्क किया हुआ है, कमेंट करो फटाफट, लाइन मैंने जो मार्क किया, व्हाट इज दिस, ये कैंडल का प्रॉपर्टीज, ओपनिंग, वेरी गुड, व्हाट इज दिस, क्लोजिंग, ये क्या हुआ, शेडो, आकाश वो वीक है, शेडो इसको बोलते भी है, लेकिन हम लोग इसको वीक यूज करेंगे। बट जो मैंने मार्क किया वो लो है, ये जो मैंने मार्क किया ना, ये लो है, कैंडल का लो है जो अभी आपने सीखा था। और ये जो ऊपर वाला है, व्हाट इज दिस, दिस इज हाई, करेक्ट। सो ओपनिंग, क्लोजिंग, हाई, लो, और ये जो है इसको क्या बोलते हैं, बॉडी, करेक्ट करेक्ट, एवरीवन गोइंग गुड, एवरीवन गोइंग गुड। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये पर्टिकुलर आज के टाइम फ्रेम में पीवीआर आइनॉक्स में क्या हुआ, आज ये कैंडल आपको देखने को मिल गया। तो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में पीवीआर आइनॉक्स में प्राइस ओपन होती है, प्राइस को ऊपर जाना होता है, लेकिन किसी कारणवश उसके अंदर सेलिंग ज़्यादा होती है, जिसके कारण प्राइस नीचे आती है, यहाँ तक लो लगाती है। अब यहाँ से प्राइस को बायर्स मिलते हैं, प्राइस इसको ऊपर लेके जाके क्लोज करते हैं। तो आपको पूरे दिन के चर्ये में समझ में आया कि ये प्राइस के अंदर पर्टिकुलरली हुआ क्या है। और ये जो आपको ओपन और क्लोज प्राइस दिख रहा है, ये प्राइस में इतनी बॉडी दिख रही है लेकिन ठीक है, देखो प्राइस में बड़ी कैंडल छोटी कैंडल सब होती है। देखो जैसे ये भी छोटी कैंडल है, ये रेड कैंडल छोटू सी। मैं आपको ग्रीन कैंडल का बताया था कि प्राइस ओपन भी होती है, वो लो नहीं लगाएगी,
ठीक है। तो उसके उसका इंडिकेशन क्या होता है? अगर प्राइस ओपन होके लो नहीं लगा रही है, तो अभी आपको समझ में आ रहा है चार्ट में कि प्राइस ओपन होके लो नहीं लगा रही, सस्टेन कर रही है, मतलब उस पर्टिकुलर दिन में उस प्राइस का ट्रेंड क्या होगा, उस चार्ट का ट्रेंड क्या होगा। आप चीजें समझ रहे हो? सब लोग बोलते हैं ना कि आज चार्ट ये चीज यहाँ पे मूव होगी, बट नॉट नेसेसरली कि एक यही चीज आपको बेसिक पता चल जाए और आप इससे आप एनालिसिस करो। जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, व्यू बता रहा हूँ। ये देखो, ये जो कैंडल जो आपके सामने दिख रहा है, ये वाली ग्रीन कैंडल, इसने लो नहीं लगाया। तो यहाँ से बायर एग्रेसिव थे, जिसने यहाँ तक लेके गए प्राइस, यहाँ तक, यानी कि प्राइस 1490 से लेके प्राइस को 1590, 100 पॉइंट की रैली थी। ये रैली एंजॉय हुआ है पूरा। फिर इस पूरे रैली को इस रेड कैंडल ने खत्म किया। धीरे धीरे समझेगा ये चीजें। बस अभी कैंडल को आपने समझ गया, ये कैंडल बेसिकली क्या होता है। ठीक है। तो ये हो गई रेड कैंडल, ये ग्रीन कैंडल होगी। यहाँ पे देखो इतना स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल ओपन होती है, हाई नहीं लगाती है, लेकिन लो थोड़ा सा हो जाता है। ग्रीन कैंडल लो नहीं लगाती है, लेकिन हाई थोड़ा सा लगाता है। यहाँ पे भी सेम है। ठीक है। सो ये आपको बेसिक चीज समझ में आ गई। तो ये आज हमारा बेसिक था। लेकिन आपको उसके आज का सेशन ऐड करने से पहले, जैसे कि मैंने आपको टेक्निकल और फंडामेंटल का डिफरेंस बताता हूँ, और उसके बाद आपको अनटोल्ड रियलिटी ऑफ टेक्निकल एनालिसिस बताता हूँ। तभी आपको समझेगा कि चीजें क्या है। अगर आपको अभी तक सेशन की चीजें समझ में आ रही है, तो चैट बॉक्स में कंफर्मेशन दे दो, तो फिर मैं आपको आगे बता दूंगा। यस यस यस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो बढ़िया। अभी ना टेक्निकल और फंडामेंटल का डिफरेंस समझते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल? सबसे इम्पोर्टेंट है, हाँ, इसको मिस मत करना। अगर इस टाइम पे जैसे बोलते हैं ना, अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के 6 दरवाजे याद थे, सातवां उसको नहीं पता था। वो एंट्री तो कर लिया, लेकिन बाहर निकलना नहीं आया। तो ये इस तरीका है कि आपको कभी आपके टेक्निकल स्किल्स पे डाउट हो, तो आप हमेशा इसको याद करना कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, और सबसे अच्छा क्या होता है। व्हाट इज रियलिटी? रियलिटी तो एक्चुअली दोनों ही है, बट व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, दैट इज द पॉइंट which I want to let you all know. बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, बहुत इंपॉर्टेंट, उसको ध्यान से देखें। टेक्निकल वर्सेस फंडामेंटल एनालिसिस। आपको टेक्निकल एनालिसिस में इस तरफ हम टेक्निकल वन तो दूसरी तरफ फंडामेंटल एनालिसिस। चलो चैट बॉक्स में आने तो आंसर फटाफट। आपको क्या लगता है दोनों में क्या डिफरेंस है? टेक्निकल एनालिसिस फंडामेंटल, अपना व्यू बताओ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस? क्या लगता है? चलो मैं बताता हूँ। टेक्निकल पे यहाँ पे आपको चार्ट्स दिखेंगे, उस चार्ट्स के अंदर कैंडलस्टिक का यूज करते हो आप। ये चीज़ आपको टेक्निकल में दिखेगी, नंबर वन। वेरी गुड राकेश।
टेक्निकल, प्राइस बिहेवियर एंड फंडामेंटल, कंपनी ग्रोथ ओवरऑल। नाइस। यहाँ पे आपको कंपनी के बुक्स, यानी कि बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, एक्सेट्रा मिलते हैं टू अंडरस्टैंड अ कंपनी। देखो यहाँ पे आपको चार्ट्स और कैंडल स्टिक मिलते हैं, यहाँ पे इतने सारे चीज मिलते हैं एक कंपनी को अंडरस्टैंड करने के लिए। अब यहाँ पे ना मेन चीज समझो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट ना, ये पॉइंट को आप समझना प्लीज, इसको डीपली समझना। अगर नहीं समझे तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख देना वापस से, मैं फिर से ट्राई करूंगा समझना। टेक्निकल स्किल्स में प्राइस जो एक्चुअली में ट्रांजैक्ट हुए हैं वो चीज आपको दिखाई देती है चार्ट्स पे, रियल में, चाहे वो कंपनी के ओनर ने ही क्यों ना ट्रांजैक्ट किया हो, वो चार्ट्स पे आपको दिखेंगे। फंडामेंटल्स यानी कि कंपनी के बुक्स, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, पीएनएल एक्सेट्रा, इसको लोग बनाते हैं। एम्प्लॉइज आर बीइंग हायर्ड टू मेक ऑल दिस थिंग। इसको एनालिसिस करके आपको कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्टस का पता चलता है कि कंपनी ग्रोथ कर सकती है कि नहीं, कंपनी प्रॉफिट जनरेट करती है कि नहीं। अगर कंपनी प्रॉफिट ही नहीं जनरेट करेगी तो शेयर का प्राइस उसका ऊपर कैसे जाएगा। या कंपनी के पास कुछ ज्यादा लोन तो नहीं है, कर्जे तो नहीं है। आप ओवरऑल अगर एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आप इसके एनालिसिस करते हो, तो आप कंपनी के फंडामेंटल्स लॉन्ग टर्म यानी कि आप समझ लो वैल्यू इन्वेस्टिंग, ग्रोथ इन्वेस्टिंग करते हैं ना, तो आप इसके एनालिसिस करते हो। अब इन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस समझना, आपने कंपनीज के बुक्स पढ़े फंडामेंटली, आपको ये चीजें समझ में आ गई, फंडामेंटल रिसर्च जिसके ऊपर आपने कंप्लीट रिसर्च किया कि पर्टिकुलर स्टॉक जो है वो अभी अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड है। लेकिन आपको कभी वो चीज नहीं समझ में आएगा कि कितने से अंडर वैल्यू, कितने से ओवर वैल्यूड है, कहाँ तक प्राइस जा सकती है, कहाँ तक नहीं जा सकती है, इसमें अभी भी बाइंग इंटरेस्ट है कि नहीं है, सेलिंग इंटरेस्ट है कि नहीं है, बायर्स एक्टिवेट हुए या नहीं हुए, सेलर्स अब तक इसमें खत्म होंगे या नहीं होंगे। सॉरी, ये सारी चीजों का जवाब आपको टेक्निकल बता सकते हैं। फंडामेंटल बुक्स पे होते हैं, उसकी ऑडिट बनती है, फिर हर 3 महीने में हर कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट प्रेजेंट करती है, यानी कि अर्निंग्स प्रेजेंट करते हैं। आप मार्केट में ट्रेंड है ना, अर्निंग प्रेजेंट है कि कंपनी का रिजल्ट है, मैनेजमेंट की कमेंट्री है, एक्स वाई जेड चीज। सिंपल सा आपको एक चीज बताता हूँ, आज आप एक कंपनी खोले हो, उस कंपनी के आप ओनर हो, हाँ, आपके कंपनी में क्या अच्छा चल रहा है, क्या बुरा चल रहा है, या आने वाले कितने महीने अच्छे और बुरे चल सकते हैं, या आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। अगर आपको अपनी कंपनी पॉजिटिव दिख रही है, उसके अंदर पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट आ रही है, वो सारा चीज आप पहले से करना चालू कर दोगे। मतलब आप बाइंग भी पहले करोगे, सेलिंग भी पहले करोगे। तो अगर आपने बाइंग की, वो 3 महीने बाद पब्लिक को पता चलती है कि आपने अप्रैल टू जून क्या परफॉर्म किया, लेकिन चार्ट उस अप्रैल टू जून आप क्या परफॉर्म करोगे उसको जैन फेब मार्च में ही बता देता है कि आप अप्रैल टू जून का आपका रिपोर्ट कैसा आएगा। स्पेशली अर्निंग के दिन स्टॉक में क्या होता है वो चीज पहले से ही स्टॉक के चार्ट में पता चलती है। ये चीज मैं आपको कल रियलिटी में दिखाऊंगा कि अर्निंग्स के पहले ही वो चीज पता चलता है कि उसके अंदर क्या होने वाला है। तो फंडामेंटली आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचोगे, टेक्निकल में आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर, स्विंग ट्रेडर, इंट्राडे ट्रेडर, डे ट्रेडर, पोजिशनल ट्रेडर, मोमेंटम ट्रेडर, हर एक ट्रेडर बन सकते हो। ठीक है,
एवरीथिंग यू कैन डू। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों में बेसिक डिफरेंस को समझना, कि यहाँ पे आप दुनिया भर के बुक्स को स्टडी करोगे जिससे आपको ये चीज पता नहीं चलेगा। अगर मैं आपको आज बोल दूं कि आप फंडामेंटली XYZ कंपनी के स्टॉक्स को रिसर्च करके आके मुझे बताओ कि यहाँ पे कौन से टाइम पे पैसा लगाना है, कौन से टाइम पे पैसा निकालना है। क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस करके भी आज के डेट पे लोगों को पैसा बना पाते तो टेक्निकल नहीं सीखते ना। फंडामेंटल तो पहले से ही फंडा का मेंटल है, आपको टेक्निकल ही पैसा बनाता है। बड़े से बड़े इन्वेस्टर लेजेंड हर किसी ने टेक्निकल का ही पैसा बनाया, क्योंकि FIIs वगैरह जो होते हैं ना वो फंडामेंटल क्रिएटर होते हैं, साथ ही साथ वो चार्ट्स पे आपको बाइंग दिखा के डिमांड सप्लाई क्रिएट करते हैं, क्योंकि उनकी इतनी इन डेप्थ रिसर्च होती है कंपनी के फंडामेंटल के बारे में कि आने वाले 10 साल तक कंपनी का फंडामेंटल कैसा रह सकता है, बैलेंस शीट में सुधार कब आ सकती है, कब नहीं आ सकती, कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस पे कब आएगी, ब्रेक इवन पे कब आएगी, ब्रेक इवन को एग्जिट कब कर सकती है, कंपनी के पास बैरियर क्या है, कंपनी कौन से ऐसे बिजनेस में है जिसको उसको कोई न्यू एंट्रेंस का थ्रेड है क्या, कंपनी के पास मोनोपोली है क्या, प्राइसिंग पावर है क्या। मतलब इतना इन डिटेल जो रिसर्च होता है ना फंडामेंटली, वो उनकी डीप रिसर्च टीम होती है जो कंपनी की ऑलरेडी रिसर्च करके अच्छे से बैठी होती है। बट इससे हमको तो कुछ बेनिफिट नहीं मिलता ना, हमको नहीं समझ में आता कि बॉस हम बाइंग और सेलिंग करें तो कहाँ करें। तो उस बाइंग और सेलिंग के लिए टेक्निकल एनालिसिस, जिससे आपका फंडामेंटल का कुछ लेना देना नहीं, अर्निंग्स पॉजिटिव आएगा, पहले चार्ट पे दिख गया। क्यों? क्योंकि आपकी कंपनी है, अगर आपकी कंपनी में कुछ खराब हो रहा है तो सबसे पहले आप उसको बेचना चालू करोगे ना, आप अपना स्टेक कम करोगे ना। फंडामेंटली आपको screener.in पे बाद में दिखता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर कि बॉस पहला चीज जो है वो जून से सितंबर में 10% का स्टेक था FII का, अभी जाके 8% 9% हुआ है, 1% कम हुआ है। 3 महीने बाद वो आपको दिखेगी, बट चार्ट्स पे आपको क्या वो सेम डे से नहीं दिखेंगे। जस्ट मैं आपको एक दिखाता हूँ, अपना निफ्टी 50 को देख लो, इसको देख लो छोटा सा। अभी जब ये टॉप बना था तो क्या इसने इस डिमांड जोन को ब्रेक करके नहीं बता दिया कि सेलर एक्टिव हो चुके हैं इसके अंदर। आपको आगे समझेंगे ये सब चीज, लेकिन ये यहाँ पे इंडिकेशन नहीं आ गया था कि आप यहाँ से सेलिंग आएगी। अब ये तो इसका ये तो कोई कंपनी है नहीं, लेकिन एक बात बता रहा हूँ, ठीक है, जैसे रिलायंस की भी हम लोग बात कर लेते हैं, सब लोग रिलायंस को लेकर डरे हुए कि अब ये इतना जो सेलिंग आई है टॉप से, क्या हमको नहीं पता चला गया इस वाले कैंडल से कि इसके अंदर सेलर बहुत ज्यादा है, यहाँ पे बायर नहीं मिल रहे। जो अभी अभी हमने सीखा है, हमने ये सीखा ना, ओपन, लो, हाई, हाई, क्लोज और बॉडी। क्या आपको नहीं दिखा इस पूरे ट्रांजेक्शन में फाइटिंग हुई नहीं है, सेलर्स ने एग्रेसिवली डोमिनेट किया है, पूरे वीक डोमिनेट किया हुआ है। तो क्या एक इंडिकेशन नहीं कि आप यहाँ पे अलर्ट हो जाए, राइट? सो चार्ट इज टेक्निकल एनालिसिस इज द फर्स्ट इंडिकेशन कि चार्ट में होगा क्या, कंपनी के स्टॉक प्राइसेस में होगा क्या। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? जस्ट कंफर्म मी इन चैट बॉक्स। यस यस। सो अगर आपको ये चीज समझ में आ रहा है ना, सो आप फंडामेंटल को कभी मत देखो, कंपनी की कितनी भी नेगेटिव रिटर्न होने दो, प्रॉफिट नहीं होने दो, वो सब चार्ट पे पहले दिखेगा। अगर कंपनी का आपने बहुत बार देखा होगा कि आज कंपनी का रिलायंस ने रिजल्ट प्रेजेंट किया, रिलायंस का क्वार्टर एंड क्वार्टर 20% से ग्रोथ हुआ है प्रॉफिट, फिर भी उस दिन स्टॉक मार्केट में उसका प्राइस गिरा हुआ है। क्योंकि साइकोलॉजी ऐसा होता है कि अगर जो बड़े बड़े प्लेयर होते हैं उनको उनको कंपनी का रिजल्ट अनाउंस करने के बाद तो बाइंग सेलिंग तो नहीं करेंगे ना यार। उनके पास लाख करोड़ रुपया है, इतने सारे हैं पैसे, तो वो रिजल्ट के ऊपर तो डिपेंड नहीं होगा ना कि भाई रिजल्ट आ गया तब हम बाइंग सेलिंग करेंगे। उनको जो करना हो तो पहले ही करके एग्जिट कर देंगे। अब वो इस तरीके से मार्केट में हाइप क्रिएट करेंगे कि अब पॉजिटिव रिजल्ट आया, अब सब खरीदेंगे। क्योंकि जैसे ही मैंने आपको पहले बोला था स्टार्टिंग के सेशन में कि जब तक एक बायर और सेलर का ट्रांजैक्शन क्लोज नहीं होता तब तक वो प्राइस ट्रांजैक्ट होता ही नहीं है। तो FIIs को भी तो बेचना होगा ना,
प्रॉफिट बुक करना होगा ना। अब एफआईएस तो ऐसे नहीं तो कि एकदम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं। अगर लॉन्ग टर्म होते तो 1 लाख करोड़ अभी तक अक्टूबर में बेचे नहीं होते। हर टाइप्स ऑफ एफआईआईस होते हैं, डीआईएस होते हैं। कल के सेशन में हम ये भी सीखेंगे कि एफआईआईस क्या होते हैं, डीआईएस क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। सो इससे आपको कहीं ना कहीं ये नहीं समझ में आया कि अगर उनको बेचना है तो वो आपको पॉजिटिविटी दिखाएंगे, कंपनी की हर एक चीज बताएंगे, और आप टेंशन में आ जाओगे कि यार ये तो अच्छा आया सब कुछ, फिर भी कंपनी मेरे को लॉस हो गया, सेलिंग आ गई। ये तो एक बेसिक डिफरेंस समझ में है। अब टेक्निकल एनालिसिस में सेकंड जो मेजर डिफरेंस है वो ये है, यहाँ पर आपको डिमांड एंड सप्लाई समझ में आएगा। इसका फॉन्ट छोटा कर देता हूँ। अच्छा 2 हो गया, सॉरी। यहाँ पे आपको डिमांड एंड सप्लाई जोन कैसे बनते हैं, कहाँ है, वो समझ में आएगा। मतलब कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने, एफआईज ने, डीआईज ने बाइंग और सेलिंग कहाँ किए, डिमांड और सप्लाई कहाँ क्रिएट किए। थर्ड अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे कुछ कन्वेंशनल पैटर्न्स के पैटर्न्स यूज करते हैं लोग, जैसे कि हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, फ्लैग एंड पॉल, फॉलिंग वेज, और इनवर्स हेड एंड शोल्डर, डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, जितने भी चार्ट पैटर्न्स है कुछ कन्वेंशनल पैटर्न्स यूज करते हैं। आपको एक चीज यहाँ पे सरप्राइजली बताऊंगा कि एक भी पैटर्न्स को मैं यूज नहीं करता, ना एक भी पैटर्न के बेसिस पे मैं काम करता हूँ। मेरे को एक भी पैटर्न समझ में नहीं आता, लेकिन आपको बेसिक समझाने के लिए इस कोर्स में मैं आपको पैटर्न्स भी समझाऊंगा कि पैटर्न्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, इसके क्या रूल्स होते हैं। ठीक है, लेकिन एक भी पैटर्न्स यूज नहीं करता मैं पर्सनली, मेरा अलग यूनिक मेथोडोलॉजी है। टेक्निकल में जैसे कि मैंने कहा, ट्रेडिंग के लिए प्लस इन्वेस्टमेंट के लिए आपको समझ में आएगा। जैसे कि आप लोग देखोगे कि मैंने अपने ग्रुप में आज और बहुत दिन पहले भी बोला था कि पीएसयू बैंक्स आर स्ट्रॉन्ग, एफएमसीजी सेक्टर्स अभी स्ट्रॉन्ग है, फार्मा स्ट्रॉन्ग है, आईटी स्ट्रॉन्ग है। क्यों स्ट्रॉन्ग है? फंडामेंटली तो मेरे को अभी नहीं समझेगा, वो बाकी लोग को बाद में समझेगा, 3-4 महीने पहले बाद, साल भर बाद समझेगा। टेक्निकल में अभी पता चल जाएगा कि कौन से सेक्टर स्ट्रॉन्ग है, कहाँ पे कैसा हो सकता है। मेटल सेक्टर आने वाले दिनों में स्ट्रॉन्ग होगा। पीएसयू बैंक्स विल बी वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर्स अगेन, जिसको सब अंडर, अब अपना टेक्निकल मैच होता है तब सब उधर बोलने लगते हैं कि कंपनी का ये है वो है, क्योंकि आप बिलीव तभी करोगे ना, मनी कंट्रोल पे एक नोटिफिकेशन आएगा कि एच डी एफ सी बैंक Q2 राइज प्रॉफिट मोर देन 30%, तभी तो आप बिलीव करोगे ना। और आपको वो दिखेगा। जैसे कोटक महिंद्रा बैंक का बीच में इन्होंने इशू लाया था, पेटीएम का इशू नोटिफिकेशन आया था, क्योंकि चीजें रियल ही आपको दिखाई जाएगी, बट वो रियल नहीं होती, वो चीज समझना आप। चाहे वो अदानी हिंडनबर्ग का हो, मैं ये नहीं कह रहा कि वो चीज झूठ है, बट वो चार्ट पे आपको पहले से पता चलता है। बस मेरे को ये कहना, वो आपको टेक्निकल से समझेगा। यहाँ पे जो भी होता है फंडामेंटल के पहले होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट। इसको आप समझ गए तो लाइफ में आप कभी कोई चीज नहीं भूलोगे। अगर मैं फंडामेंटल की बात करूं, यहाँ पे आपको कवरेज, यहाँ पे आपको कवरेज रेशियोज और लेवरेज रेशियोज, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, मतलब तमाम टाइप के रेशियोज
तो आप स्टडी करते हो, निकालते हो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फिर आप स्टडी करते हो कि ये रेशियो के हिसाब से कंपनी कैसी चल रही है, परफॉर्मेंस क्या है। ठीक है, यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म व्यू बनाते हो, शॉर्ट टर्म व्यू बना नहीं सकते। डिसएडवांटेज ऑफ फंडामेंटल, यहाँ पे सिर्फ आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ट्रेडिंग नहीं कर सकते। नो ट्रेडिंग। कैसा लगा आपको ये? डिड यू लाइक दिस? सो ये कंप्लीट जो थीसिस है ना फंडामेंटल और टेक्निकल बेसिस में, वो ये है। ठीक है, आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी कि दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस। अब आपको मैं अनटोल्ड रियल ट्रूथ बताता हूँ और सेशन को हम इसके बाद क्लोज करते हैं, या फिर आप बोलो तो कल हम इसके बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज द ट्रू रियलिटी ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। जो भी है चैट बॉक्स में आप बता दो। कल करना तो कल करें। मैं नहीं चाहता कि आपको चीजें ओवर बाउंसर लगे। मेरे को तो सब कुछ पता है, मैं तो एक दिन में मस्त एकदम पूरा बता दूँ, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपके पास भी टाइम होगा रिफ्रेश करने का। कल करते हैं, गुड। ओके, सो कल हम जो सीखेंगे वो हम सीखेंगे, चैट बॉक्स में आ गया, कल करते हैं। हम सीखेंगे कल चार्टिंग सॉफ्टवेयर, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना चाहिए, कहाँ पे चार्ट देखना चाहिए। ठीक है, एक भी सेशन मिस मत करना गाइस। आपको धीरे धीरे इंटरेस्ट समझ में आएगा, धीरे धीरे इंटरेस्टिंग व्यू समझ में आएगा और आप एंजॉय करोगे पक्का। आपको आपको इधर कोई चीज नहीं बताऊंगा जो आपको यूट्यूब पे या किधर और आप पेड कोर्स में आप सीख के आए हो और यहाँ पे भी आप वही चीज सीखोगे। आपको गारंटी के साथ मैं बोलता हूँ कि आप यहाँ पे जो सीखोगे वो आप कहीं पे नहीं सीखे रहोगे। आप कितना भी पेड कोर्स कर लेना, आपको एक पेड कोर्स में भी इतना डिटेल में आपको कोई नहीं बताएगा जो आने वाले सेशंस में मैं आपको बताने वाला हूँ। कल हम चार्टिंग का ये देखेंगे, चार्टिंग सॉफ्टवेयर। हम देखेंगे अनटोल्ड रियलिटी ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। हम देखेंगे एफ आई एस डी आईज कितने टाइम फ्रेम में काम करते हैं। ठीक है, और फिर कल हम ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम द मार्केट यूजिंग टेक्निकल एनालिसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा लास्ट वाला, कि हम पैसा कैसे कमा सकेंगे टेक्निकल एनालिसिस से। और साथ ही साथ हम, अगर टाइम हमें मिलता है तो हम टाइप्स ऑफ कैंडल्स। ठीक है, आज तो हमने देखा कि ग्रीन कैंडल रेड कैंडल क्या होती है। ग्रीन मतलब बाइंग ज़्यादा है, रेड मतलब सेलिंग ज़्यादा है। ठीक है, तो जस्ट मैं आपको समरी में दे देता हूँ क्लोज करने के पहले सेशन, तो हमने क्या सीखा क्या नहीं सीखा। ठीक है, कल हम टाइप्स ऑफ कैंडल्स भी सीखेंगे, और भी टाइम अगर परमिट हो तो आगे का कल देख लेंगे। ये सारा चीज़ हम कल सीखेंगे। ऑल दिस थिंग वी विल लर्न टुमारो। ठीक है, उसके पहले ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमने क्या समझा था। हमने स्टॉक्स का बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट समझा था कि स्टॉक मार्केट में दो एक्सचेंज होते हैं, एनएससी बीएससी, एनएसएल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक मार्केट में वर्ल्ड में डेरिवेटिव हाईली ट्रेडेड है, डेरिवेटिव इंडेक्स जो है निफ्टी 50, इसमें टॉप 50 कंपनीज है, सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनीज है। इसको तमाम तरीके से यूज़ किया जाता है, डेली ट्रैकिंग किया जाता है, तो अंडरस्टैंड मार्केट का बिहेवियर, खुद का पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस वर्सेस मार्केट का परफॉर्मेंस। कंट्री इसमें कंट्री वाले यूज़ करते हैं कि इंडिया का वर्सेस ग्लोबल इंडेक्स के साथ एक साल में परफॉर्म किया। म्यूचुअल फंड वाले परफॉर्मेंस चेक करते कि उनका परफॉर्मेंस जो भी उन्होंने म्यूचुअल फंड बनाया है वर्सेस इंडेक्स से क्या परफॉर्मेंस था। स्टॉक्स और शेयर्स का यूनिक फार्मूला हमने जाना कि स्टॉक अगर कोई बोले तो मतलब कंपनी, शेयर्स मतलब कोई बोले तो पर्टिकुलर यूनिट। एग्जांपल से समझा कि रिलायंस का 100 शेयर्स,
यानी कि रिलायंस मतलब वन स्टॉक, उसके कितने 100 शेयर्स। स्टॉक मतलब ओनरशिप इन अ कंपनी, शेयर्स मतलब ओनरशिप जो आपको मिला है इन फॉर्म ऑफ शेयर्स एंड यूनिट। हमने ये समझा। फिर उसके बाद हमने बेसिक फाउंडेशन समझा कि हमको बेसिक फाउंडेशन ज़रूरी क्यों है। हमने बिल्डिंग के एग्जांपल से समझा कि अगर इसके ऊपर 2-3 महीना 4 महीना 6 महीना बेस फाउंडेशन नहीं बनाते तब तक उसके ऊपर टावर खड़ा नहीं होता है। जो भी टाइम लगता है बेस में लगता है। अगर आपने बेस ही में कुछ गैप किया है तो आपके फाउंडेशन में फॉर श्योर गैप आएगा। आज नहीं, कल नहीं, साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल, आपको गैप आएगा, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, आप परेशान रहोगे हमेशा। इसके लिए मैंने आपको जॉब के एग्जांपल से भी समझाया। फिर हमने जो मेन बात की, हमने ये समझा कि ग्रीन कैंडल क्या होती है, रेड कैंडल क्या होती है, वो कैसे बनती है। उसके हम लोग ने प्रॉपर्टीज चेक किए, कैंडल कैंडल्स के प्रॉपर्टी चेक किए कि ओपन ग्रीन कैंडल में ओपन नीचे से होता है, क्लोजिंग ऊपर होती है उसकी। हाई और लो रेड और ग्रीन कैंडल दोनों में सेम होती है। रेड कैंडल की ओपनिंग प्राइस अपर साइड होती है, क्लोजिंग प्राइस डाउन साइड होती है। नीचे लो और ऊपर हाई, सेम चीज़। इसको हम कैंडल स्टिक बोलते हैं। लाइन चार्ट, ट्रैक्सन, हैंसिंग, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट होते हैं, हम उसको यूज़ नहीं करते क्योंकि उसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज नहीं होती है। ये जो 4 प्रॉपर्टीज है वो कैंडल स्टिक में ही होती है। लाइन चार्ट में आपको सिर्फ क्लोजिंग प्राइस दिखेगा। रेक्सॉन में आपके पास रहता है कस्टमाइजेशन का कि आप कितने पर्टिकुलर कैंडल्स को एक कैंडल में देखना चाहते हो। यानी कि आप 100 अगर 100 डाल दोगे तो 100 दिन का एक कैंडल बन के दिखेगा। उससे क्या मजा मिलेगा? कुछ मजा नहीं मिलेगा। आप प्राइस के बिहेवियर को नहीं स्टडी कर पाओगे। हैंकिंग शेकिंग में आपके नॉइस एलिमिनेट हो जाते हैं, आपको बॉडी नहीं मिलता है, आपको समझ में नहीं आता है कि स्ट्रॉन्ग कौन है, बायर स्ट्रॉन्ग है कि सेलर स्ट्रॉन्ग है। आपको सिर्फ अपर विक लोअर विक दिखेगा और क्लोजिंग प्राइस दिखेगा, तो उससे आपको समझ में नहीं आएगा और स्टडी नहीं कर पाओगे। तो जो पूरी प्रॉपर्टीज है वो 4 इस प्रॉपर्टीज से बनती है। ऊपर वाले को हम अपर विक और शेडो बोलते हैं। आने वाले सभी सेशंस में हम इसको अपर विक ही बोलेंगे। ओके, मतलब अपर या लोअर विक जो भी है, विक से ही हम इसको यूज करेंगे। ठीक है। साथ ही साथ हमने समझा कि अगर कैंडल में पॉजिटिव डिफरेंस होता है, क्लोजिंग प्राइस माइनस ओपनिंग प्राइस, तो वो ग्रीन कैंडल होती है। सेम अगर क्लोजिंग प्राइस माइनस ओपनिंग प्राइस नेगेटिव डिफरेंस होता है तो वो रेड होती है। अगर कैंडल ग्रीन बनती है तो बायर इज मोर देन सेलर, और रेड बनती है तो सेलर इज मोर देन बायर। ठीक है। फिर लास्ट में हमने टेक्निकल फंडामेंटल का पूरा की डिफरेंस समझा, और हमने कल क्या टॉपिक स्टडी करेंगे उसके ऊपर बात की। सो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। होप आपने इसको समझा होगा और आपने एंजॉय किया होगा आज के सेशन को। एंड आप हमसे कल जुड़े और कल हम आगे की चीज़ों को समझेंगे। इस तरीके से आपका धीरे धीरे लैडरिंग बढ़ते जाएगा और आपको समझ में आएगा क्या इंपॉर्टेंट है। अब आपके लिए लास्ट में होमवर्क देके जाता हूँ। 2 होमवर्क है आपके लिए। जितने भी न्यूज़ चैनल आपके पास में है, मतलब मोबाइल में जो भी न्यूज़ एप्लीकेशन है, उसको आप अनइंस्टॉल कर दो। यानी कि मनी कंट्रोल वगैरह आप रखो, लेकिन उसका यूसेज अलग तरीके से करना। यानी कि कभी वो न्यूज़ के लिए रेफर मत करना। वो एक ग्लोबल न्यूज़ होता है, पैन इंडिया न्यूज़ होता है कि नेशनल लेवल पे इम्पैक्ट है, वो सब चीज़ों को नहीं। बाकी और फालतू के मैटर के लिए नहीं। ठीक है। और सारे न्यूज़ चैनल को देखना बंद कर दो। अगर न्यूज़ चैनल वाले देख के ही न्यूज़ चैनल को देख के ही लोग पैसा कमाते तो शायद अब तक सब अमीर बन जाते। वो टाइम पे हम लोग फ्री बैठते, बेस्ट एनालिस्ट आता, न्यूज़ चैनल पे रिकमेंडेशन देता, और फलाना स्टॉक बोलता इतने पे खरीदो, हम लोग इतने पे खरीद लेते, इतने पे बेच देते, हम पैसा कमा लेते। लेकिन ये इतना सिंपल दिखाने के लिए है ना, होता है क्या? इसके लिए तो कोई नहीं कर पा रहा है। ठीक है। तो अगर ये चीज़ पॉसिबल होता तो होता, लेकिन नहीं हो रहा है, इसके लिए सब नहीं कर पा रहे। ये फर्स्ट होमवर्क करना। और सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट होमवर्क है, अगर इसको आपने नहीं किया तो आपको स्ट्रगल आएगा आगे, माइंडसेट आपका हिल जाएगा। तो आप ट्रेडिंग आज से ही करना स्टॉप कर दोगे, कल से ही करना स्टॉप कर दोगे। आप ट्रेडिंग कितने सेशन के बाद कर सकते हो वो मैं आपको बताऊंगा। जो भी आपके पोजीशन है, प्रॉफिट में है, लॉस में, उसको आप एग्जिट कर दो।
लेकिन अगर आपके कुछ इन्वेस्टमेंट के पोजीशन है कि उसको आप रखो, अगर कोई भी ट्रेडिंग पोजीशन है, कोई भी ऑप्शन है, उसको आप पूरा कंप्लीटली एग्जिट कर दो, जो भी प्रॉफिट है उसमें, जो भी लॉस है उसमें। देखो आप ना, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट करना कि हर वो चीज को फॉलो करना। आप सब सीख रहे हो, आज मेरे साथ जितने लोग भी जुड़े सब सीख रहे हैं, लेकिन इसमें से हर कोई एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाएगा। वही कुछ लोग हैं जो सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं, क्योंकि वो सारे इंस्ट्रक्शंस को एक मतलब डायरेक्शन की तरह फॉलो करते हैं। आपको ब्लाइंडली फॉलो करना है, तभी आप उस पे इंप्रूवमेंट आएगा। नो इफ नो बट, क्योंकि वो आपको जो भी मैं बोल रहा हूँ सारे प्रूवन स्ट्रेटेजी बोल रहा हूँ। जो मैं जॉब से ट्वीट करके फुल टाइम ट्रेडर बनाना, वो पूरे जर्नी के एक्सपीरियंस आपको बोल रहा हूँ, तो आपको समझ में आएगा वो चीज। सो प्लीज आपके पोजीशन को एग्जिट करना, पूरे सेशन को एंजॉय करना, सीखना, फिर खुद से ट्रेडिंग करना, उसका अलग मजा आएगा। ठीक है। सो अब तक आप मेरे साथ जुड़े थे, आपने मेरी आवाज सुने, आपने कुछ लर्न इंग्लिश सीखे, मुझे काफी अच्छा लगा। आप प्लीज ग्रुप में फीडबैक भी दे देना। ठीक है, मिलते हैं कल। राधे राधे। बाय गाइस।